अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैर मकदम है आप सबका इदराक लर्निंग मीडिया JKSSB FAA अकाउंटेंसी की क्लासेस में। आप सब आज मुबारकबादी के मुस्तहिक है क्योंकि आपने आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। तो जिस बच्चे ने भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, अच्छे से प्रिपेयर किया और फिर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, वो हकीकत में मुबारकबादी का मुस्तहिक है। और जिस बच्चे का भी स्कोर 20 के अराउंड है तो उसकी परफॉर्मेंस मेरे नज़दीक सेटिस्फैक्ट्री है। इस स्टेज पर इस एग्ज़ाम में 20 मार्क्स या 20 के अराउंड कुछ मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री है। और जिसने इससे अच्छा किया उसको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, मतलब मेहनत उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है और इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिनका 20 तक है उनको भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है, बल्कि उनको भी मज़ीद मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत है। अलबत्ता उनकी हौसला अफजाई के लिए कहेंगे कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। तो आज इस लेक्चर में हम पहले सेशन में पेपर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम जो जर्नल का बकिया हिस्सा हमें रह गया था वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज के एग्ज़ाम का जो टाइटल था, हमारा जो टॉपिक्स थे जिनका एग्ज़ाम था, मैंने कोशिश की थी इसको बराबर डिवाइड करने की। 15 क्वेश्चंस वर बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड 15 वर बेस्ड अपॉन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टोटल आपके पास 30 मार्क्स थे और 30 मार्क्स में आपने जो है 30 मार्क्स में आपने जो है 30 मिनट्स में करने थे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क था और हर एक क्वेश्चन में गलत होने पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो ये आज के टॉपर्स हैं। इशरत रशीद, फैसल अहमद सेकंड टॉपर। आज मुफैज साहब नीचे चले गए हैं। तो इन सब को आपको एसेस करना है। आप एक तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर एसेस करना है और दूसरा एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस, के एग्ज़ाम को आपने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या हुआ, कैसे टाइम नहीं आपको मिला, बाकी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आज हुई होगी। अच्छा, उबैद साहब है, इरशाद साहब है, दानिश साहब है, अफशाना बेटा है, समीउल्लाह, एजाज रहमान, रईस साहब, ये हमारे टॉपर्स हैं। लेकिन मैं 7 तक ही टॉपर्स को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, 8, 9, 10 शायद इस बारी टॉपर्स में नहीं आएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर है। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके। कुछ बच्चों को कहीं पर डाउट है तो जो क्वेश्चन आज मैंने ये एनालिसिस वाला पेज खोला है, जो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने ठीक किया है उस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं सर्फ करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है उसी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन हम करेंगे। तो सबसे पहले, हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, स्टिल 68% बच्चों ने इसको करेक्टली आंसर किया है और बाकी बच्चे जो है उन्होंने सही आंसर इसका नहीं किया है। कोई बात करना चाहता है? जी बेटा इशरत रशीद। हाँ जी, कोई बात नहीं चले। तो विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर इनकरेक्ट इक्वेशन को आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो आपके पास पहले आपको जो असली इक्वेशन है उसको लिखना था, उसी से आपको सब चीजें पता चल जाती, C+L। ठीक है, तो इससे अगर आप देखेंगे लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, क्या ये पॉसिबल है? हम देखते हैं। तो अगर हम एसेट्स माइनस कैपिटल करते हैं इज इक्वल टू L। ठीक है, ये तो फिलहाल पॉसिबल लगता है। हाँ नहीं, ये है एसेट्स माइनस कैपिटल, ये तो फिलहाल पॉसिबल लगता है। अच्छा, दूसरा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो फिलहाल पॉसिबल लग रहा है। अच्छा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, देखो ये तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ये तो फिलहाल इनकरेक्ट है। मतलब हमें इसमें कौन सा वाला
करेक्ट होगा, जो इसका इनकरेक्ट होगा। फिलहाल ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। और इस वाले में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। फिलहाल लग रहा है कि यही सही आंसर है, क्योंकि ये ही इनकरेक्ट है। हमारे ऑप्शन में जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर है। आंसर में बताया, हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है इनकरेक्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। अगर हम कैपिटल को देखेंगे तो ए प्लस ए, इस एल को इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल। तो कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो फिलहाल ये भी करेक्ट है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये सही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। अच्छा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन के हिसाब से ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो है इसका वो सेकंड आएगा, ठीक है। व्यू सॉल्यूशन मैंने इधर ही किया था, मैं इधर करूंगा। देखिए, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला इसका सही आंसर है। ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, बाकी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको कैसे आएगा, जब आपको सही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इसके बाद ओके, अच्छा, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू, एक लायबिलिटी में अगर डिक्रीज हो जाए, इसको भी 68% बच्चों ने करेक्टली किया है, ठीक है। फिर भी 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पुट incorrect, have selected incorrect answer of this question. Okay, decrease in one liability may lead to, हम जब assets is equal to liabilities plus capital करते हैं, तो liability में अगर किसी चीज का डिक्रीज हो गया, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो एक ही बात है, ठीक है। एक मिनट, देखिए, हम लिखते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। इस लायबिलिटीज में कोई चीज डिक्रीज हो गई, मिसाल के तौर पर -1000, समझाने के लिए, ठीक है। तो डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू, इसका क्या असर हो सकता है और इक्वेशन पर। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन एन एसेट, मतलब इसका असर एसेट भी डिक्रीज हो सकता है। इज इट करेक्ट? इट इज करेक्ट। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे पे टू क्रेडिटर, पे टू क्रेडिटर, हम क्रेडिटर को दे रहे पैसा, एक तो कैश इधर माइनस होगा एसेट, और क्रेडिटर भी यहां पर लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये तो सही लग रहा है, ठीक, लेकिन पहले ही हमें 4 ऑप्शंस का मतलब है पहला ही हमें सही लगे तो वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा देखिए, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब दूसरा यहां पर कहा जा रहा है, दूसरा यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पर -1000 हो रहा है तो दूसरी लायबिलिटी यहां पर बढ़ रही है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल इससे पहले भी ये बताई है। मिसाल के तौर पर, अच्छा एक मिनट, पेड टू क्रेडिटर, या बाय, मैं कहूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने क्रेडिटर को पे किया, बैंक से हमने कर्जा लिया, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिटर हो जाएगा -1000, है ना, लेकिन दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट। सही है, मतलब ये भी फिलहाल सही है। अब तीसरा, इधर ए और बी, फिलहाल ये भी सही है। अगर ये भी सही है, ये भी है, तो फिलहाल ये भी सही है। तो नन ऑफ दीज, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा फिर? इधर ए और बी, ये इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं मिसाल के तौर पर इसका सोल्यूशन, हमने यही इसका सोल्यूशन दिया है आंसर की पर, एज पर आंसर की भी यही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसको बस 50% बच्चों ने सही किया है, इस वाले को। इंक्रीज इन, अच्छा सॉरी, पेमेंट ऑफ प्रीपेड रेंट मीन्स, पेमेंट ऑफ प्रीपेड रेंट मीन्स, इसका क्या मतलब है?
हमने जब प्रीपेड रेंट दे दी। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसको हम सिंपली यहां पर इक्वेशन पर करेंगे, हमें समझ आएगा। तो पेमेंट ऑफ प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट की आपने पेमेंट की, सबसे पहले आपका कैश जाएगा, मिसाल के तौर पर 1000, ये मैं 1000 कहां से ला रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो आपने रेंट दी, कैश आपका निकल गया, ये प्रीपेड रेंट है, मतलब ये आपका खर्चा। प्रीपेड रेंट इज व्हाट फॉर द बिजनेस, दिस इज एसेट फॉर द बिजनेस। तो यहां पर एक और एसेट बढ़ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो एसेट होता है बिजनेस के लिए, लाइक डेटर, हमारा पैसे किसी के पास है। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। वो तो फोर्थ वाला आ रहा है, देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। ओ सॉरी, इंक्रीज इन एसेट यही आ रहा है, ये आ रहा था, ये गलत मैंने कहा। जो हमने लिखा था इधर, मैंने लिखा, हमने सही लिखा, लेकिन मैं कह रहा था गलत। अच्छा, A इज इक्वल सी प्लस एल। तो हमने देखा इधर कैश, एसेट और प्रीपेड रेंट वो भी लेस हो गई 1000। एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। हाँ, कैश डिक्रीज हुआ, मैंने उल्टा लिखा, कैश हो रहा है डिक्रीज यहां पर। एक मिनट, सॉरी, ब्रश कहाँ पे इसका, अच्छा ये ब्रश वो वाला ब्रश है, क्लीन वाला, चलो ठीक है। ये याद रखना कि ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है। एक एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया, कहने का मतलब यही है। तो इसका सही आंसर यही आएगा, बाकी इसमें से कोई नहीं है। मैंने लाइबिलिटी को एसेट पढ़ा था। अच्छा देखिए नेक्स्ट, which of the following accounts will be affected by a transaction where the company receives। अच्छा यहां पर वायर लिखा है ना, ये गलत है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। इधर होना चाहिए, एक मिनट, इधर होना चाहिए when, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। when the company receives from a debtor, where the company receives from a debtor, ये भी मतलब इसका सेंस सेम ही है, लेकिन वैन इसमें सही है, ये टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर इसमें हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा मैं खुद पेपर सेट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से देखता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से आपको क्वेश्चन डालूं, मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, हर कोई चीज में टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन व्हेन द कंपनी रिसीव्स फ्रॉम अ डेटर। तो क्या असर पड़ेगा जब कंपनी रिसीव करती है डेटर के पास। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना के रखते हैं। कंपनी ने रिसीव किया डेटर के पास, इसका मतलब पहले कैश आ गया, मिसाल के तौर पर 1000। हाँ, हमेशा इस तरीके से अपने आप को एग्जाम्पल देनी चाहिए, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एसेट हो गया इंक्रीज। अच्छा, डेटर के पास आपने पकड़ लिया, मतलब डेटर हो गया डिक्रीज 1000, है ना, एक एसेट इंक्रीज, दूसरा एसेट डिक्रीज। तो यहां पर ओनर्स इक्विटी एंड कैश, इक्विटी का तो इसमें मसला ही नहीं है, इसलिए ये गलत आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारे अकाउंट से राहित साहब ने ये अटेम्प्ट किया है, इसीलिए गलत दिखा रहा है, ठीक है। उसने इसको अटेम्प्ट किया है हमारे अकाउंट से, राहित साहब ने, हमने नहीं किया अटेम्प्ट, तो तभी ये गलत दिखा रहा है, उसने इसको ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, ओनर्स इक्विटी एंड डेटर्स, इक्विटी का इसमें तो सवाल ही नहीं है। डेटर्स एंड कैश, ये तो सही लग रहा है, नन ऑफ दीज, ये नहीं लग रहा है, तो इसका सी पार्ट सही लग रहा है। देखते हैं, डेटर्स एंड कैश इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। इफ अ कंपनी परचेजेस मशीन पार्ट्स वर्थ रुपीज 30,000, तो कंपनी ने 30,000 के मशीन पार्ट्स खरीदे, एसेट खरीदा 20,000 रुपीज, बट ओनली हैज 20,000 इन कैश, उसके पास जो कैश है वो बस 20,000 है। द कंपनी कुड परचेज बाय इनिशियली पेइंग 20,000 बट द रिमेनिंग अमाउंट स्टिल ओव्ड टू द डीलर, हाउ विल अकाउंटिंग इक्वेशन लुक लाइक।
तो कंपनी ने सिंपल सी बात है 30,000 के एसेट्स खरीदे, पैसा कितना दिया 20,000 का, बाकी क्या रहा कर्जा। ठीक है, तो अकाउंट इक्वेशन कैसी लगेगी, वो ऐसी लगेगी, आपके पास पार्ट्स आ गए, मशीनरी पार्ट्स आ गए 30,000 के, कैश निकल गया आपके पास 20,000 का, इसमें बैग भी नहीं है ना, फिर क्या मसला है, क्लियर होता है, अनडू नहीं है इसमें, ना ही तो वो है इरेजर इस वाले में, इधर है कुछ, ओके वो भी ठीक है, वर्ड नहीं क्या सुनिए ना, नोन तो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको इसी से करते हैं, हम इसी से करते हैं इसको 20,000, ठीक है, कैश निकल गया 20,000, ठीक, और बाकी कर्जा रहा, इसका मतलब क्या है क्रेडिटर बढ़ गया है ना, क्रेडिटर बढ़ गया 10,000 का। अच्छा, ऑप्शंस के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये चेंज के बारे में पूछ रहा है, नो चेंज विल बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन रिजल्ट इज इन दिस चेंज, ट्रांजैक्शन रिजल्ट इज इन दिस चेंज, देयर विल बी एन इंक्रीज इन एसेट्स ओनली। तो ये अमाउंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये चेंज के बारे में पूछ रहा है। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है, अगर चेंज के बारे में पूछा जा रहा है, आपको मतलब कंसिडर करना है, सपोज इससे पहले अकाउंट इक्वेशन थी, एसेट्स हमारे पास थे 1 लाख के और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज था 1 लाख, ठीक है, 5 जीरो आ गए, 5 जीरो, ओके। अब देखो इस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, बताओ 30 में से 20 कट जाएंगे, 10 रह जाएंगे, तो ये रह गया 1,10,000 और ये भी रह गया 1,10,000। अगर अब आपको चेंज नजर आएगी, चेंज है कि इक्वेशन को 10,000 एसेट से भी इंक्रीज हो गए, 10,000 लायबिलिटी से भी इंक्रीज हो गए, तो नो चेंज ये तो सही नहीं है। ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन चेंज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, सो देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 10,000, ये तो फिलहाल सही लग रहा है। अच्छा, ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन चेंज ऑन बोथ साइड, सो देयर विल बी एन डिक्रीज तो नहीं लग रहा है, या तो इंक्रीज ही लग रहा है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन एसेट्स ओनली, यहाँ तो दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो सेकंड पार्ट आएगा। 50% ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया है, सही 50% ने किया है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम देखते हैं व्यू सॉल्यूशन, देखिए सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, okay, Mr. Ubaid is in front of us, he has started business on 1st April 2018, तो इन्होंने बिजनेस किया स्टार्ट 2018 अप्रैल में, 50,000 कैपिटल से लोन लिया 25,000, ये लिया मिस्टर राहित से, तभी तो राहित साहब फरार है क्योंकि उसको कर्जा वापस नहीं मिल रहा है। अच्छा, he had introduced additional capital of rupees 25,000 and had withdrawn rupees 15,000 for personal use. On 31st March 2019, his assets were rupees 1,50,000. Find closing capital. Find closing capital. तो closing capital को आपको find करना है, ठीक है। देखो कभी कभार आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। अगर आप उस हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल को आप इसको मतलब हमारे पास दो तरीके क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के, एक तो है कि ओपनिंग कैपिटल में ऐड लेस करके हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। दूसरा है हम इक्वेशन के जरिए से भी क्लोजिंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। अगर हम ओपनिंग कैपिटल को ऐड लेस करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ओपनिंग कैपिटल मान लो हमारे पास है 50,000, मान लो नहीं है 50,000, ठीक है। उसके बाद ये तो लायबिलिटी, इसको छोड़ दीजिए, ये एडिशनल कैपिटल आता है, इसको ऐड हो जाएगा, है ना। एडिशनल कैपिटल कितना है 25,000, ठीक है। वो विड्रॉ कर रहा है 15,000, मतलब ड्राइंग्स इसमें लेस हो जाएंगी 15,000। इसके बाद बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है ना। इसके हिसाब से अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगेन
आई मेड अ मिस्टेक। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे ये कितना बन जाएगा टोटल, ये टोटल बन जाएगा 60,000। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल दिखा रहा है। माइनस 5 वालों 15। अच्छा इसके हिसाब से, लेकिन आप देख रहे हो इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन एक मिसिंग है। अच्छा आपके पास यहाँ पर 60,000 भी ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब से डाले जाते हैं ना। ये पेपर सेट करना भी एक कला होती है, एक आर्ट होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन में पॉसिबल चीज़ है वो सारी आपके आंसर्स में होगी। तो किसी को लगेगा हाँ 60,000 तो निकल गया, इधर है 60,000 करेक्ट लिख डाला, ऐसा नहीं है। इससे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। देखो हम इसको चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी से चेक करेंगे। आप देख लीजिए आपके पास एसेट्स कितने हैं, 1,50,000। कैपिटल मान लेंगे 60,000 है, और लायबिलिटी भी दी है 25,000 है ना लोन की। फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए ना राइट हैंड साइड के। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो हमने यहां पर निकाली वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। प्रॉफिट नहीं है इसमें, प्रॉफिट कितना हुआ है, हो सकता है और भी एडिशनल कैपिटल हो सकता है इनकम्स हो, एक्सपेंसेस हो, क्योंकि 2018 की कैपिटल थी, अभी हम 2019 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा तरीका है मौजूद निकालने का, वो क्या है, A इज इक्वल C प्लस L। एसेट्स आपके पास है 1,50,000, कैपिटल आपके पास है कितना आपको नहीं पता, ये निकालनी है ना, ये नहीं पता C, और L है आपके पास 25,000। तो इस C को इधर लाएंगे, सॉरी इस L को इधर लाएंगे, माइनस 25,000 इज इक्वल टू C। वो कितना बच गया, 125,000। तो इसका सही आंसर बी पार्ट आएगा। हालांकि मैंने परसों भी कहा, यहां कह रहा था जो हम जनरल का वो क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस है, एसएसबी का इतना ज्यादा लेवल नहीं है। स्टिल इफ वी आर रेडी फॉर दिस वी कैन फेस एनी चैलेंज, ठीक है। इतना ज्यादा लेवल नहीं होता एसएसबी का, लेकिन अगर आपको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट इक्वेशन में, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो यहां पर इसका आंसर बी पार्ट है 125,000, ठीक। तो चूंकि हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए अगर किसी को उतारना है उसका मसला नहीं है। तो इसके बाद हम इसका सही आंसर देखेंगे, दैट इज 1,25,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड इज ₹65,000 एंड क्रेडिटर्स एट द एंड आर ₹50,000। ये मैंने खुद क्वेश्चन फ्रेम किया, ठीक है। तो जो मेरा इसमें घर जो गायब था उसमें मैं कामयाब हुआ हूं। वो क्या है, 43% लोगों ने इसको सही किया है, मतलब इसको 57% स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हुए। मैंने कंफ्यूजन के लिए ही इसमें कुछ डाला था, कंफ्यूजन के लिए मैंने इसमें ये चीज डाली थी, इसका क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए टोटल लायबिलिटी आपको बतानी है, हमें पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस liability. This capital plus liability is your total liability, isn't? ये total liability। तो कैपिटल कितना है 65,000 और liability कितनी, और इसमें मैंने कंफ्यूजन को क्लियर भी किया था ताकि अब मैंने इसमें भी लिखा था कैपिटल एट द एंड क्रेडिटर्स एट एंड, मतलब इस एम पचना आप तारनच बात इस टोटल, ठीक है। इसलिए 65,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,15,000। है कहीं पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, 1,15,000 है ना। एग्जाम में आपको ऐसे एग्जामिनर चेक करता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस इफ डाइजेस्ट इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमें चूंकि ये जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हो उस कॉन्सेप्ट को रफली याद करना चाहिए हमेशा, जैसे मैंने इन हर एक क्वेश्चन में अकाउंट इक्वेशन को याद किया, A इज इक्वल टू C प्लस L। कैपिटल इंक्रीज हो जाती है एक्सपेंस के इंक्रीज होने से,
इसमें तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है ना। ड्राइंग से तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ये तो एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन क्या इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है? हो जाती है, इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहा था ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये इससे कैपिटल इंक्रीज भी हो जाती है और कैपिटल इसमें डिक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलहाल, एक मिनट, फिलहाल हमें लग रहा है, फिलहाल हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है। 3 ऑप्शन में फिलहाल हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है, ठीक है ना। अब चौथा देखिए, चौथा है इनकम। इनकम कैपिटल में क्या होती है? सरासर डायरेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? इनकम। इसमें ये छोड़ दीजिए, ये हो गया एक सिनेरियो, ये एक सिनेरियो था। अब दूसरा देखिए, इनकम में बस एक ही सिनेरियो है, वो क्या हो जाता है? ऐड। तो आप मुझे बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता था, ये ऐड भी होता है लेस भी होता है ना, ये ऐड भी होता है लेस भी होता है, लेकिन जब अगर यहां पर इनकम नहीं होता कुछ और होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही आंसर था, लेकिन ये ऐड भी होता है लेस भी होता है। अब यहां पर ये सही है कि गलत है? इनकम ने इसको गलत करार दिया, क्योंकि इनकम में दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इनकम। कोई बच्चा हमें पूछ रहा था यूट्यूब पर, उसने पूछा था कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अगर वो अभी यहाँ पर हो तो इस क्वेश्चन को देख ले, ठीक है। अच्छा, हालांकि ऐसे पूछने वाले फिर एग्जाम में कुछ और ही पूछते रहते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। नहीं, लेकिन यहां पर है कैपिटल ऑफ द बिजनेस इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सही। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता कि किस वाली ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन पर असर नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, देन द आंसर विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन है कि इंक्रीज किससे होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इनकम, ठीक है। क्लास में एक्सपेंस का एजुकेशन हाँ होता है ना, हम देखेंगे ना वो अपने टाइम पर, कोई मसला नहीं, वो भी होता है। ओ ये हमें ये इधर इसको क्या होता है कि अच्छा एक मिनट, कोई स्टूडेंट बात करना चाह रहा है। जी इरशाद साहब, इरशाद साहब। सर ये जो हमने बोला ना कैपिटल होती है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इसमें जो आप दो सिनेरियो बोल रहे हैं कि कभी ये ऐड भी हो सकता है और कभी लेस भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज भी। ठीक, इंक्रीज का तो समझ आ गया है, लेकिन जब ये डिक्रीज हो उसका कोई एग्जांपल सर? उसका एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट लेक्चर चेक कीजिए, ठीक है। यस्टरडे का सर? नहीं, मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट लेक्चर। अगर हम यहाँ पर करेंगे फिर से टाइम हमारा जाएगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये मुझे भी करा तो मेरे कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल विल, अकाउंट रिसीवेबल, अगर टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर है आपको समझ आएगा अकाउंट रिसीवेबल क्या है। अकाउंट रिसीवेबल इज, ये क्या है अकाउंट रिसीवेबल? एक मिनट, इसको टाइम लगता है। ओके, अकाउंट रिसीवेबल जो है ये दो चीजों का बना होता है। एक चीज डेटर्स में आता है, दूसरा बिल्स रिसीवेबल आ जाता है, बीआर, जिसको हम शॉर्ट में बीआर कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अब कहा जा रहा है कलेक्शन, इन टर्म्स का भी हमें समझना होता है कि इनकी क्या मीनिंग होती है। कलेक्शन का मतलब है कि हम पैसा लेते हैं, कलेक्शन का मतलब है वी रिसीव द पेमेंट। कलेक्शन का क्या मतलब है? कलेक्शन मीन्स रिसीविंग पेमेंट,
ये कलेक्शन ऑफ चेक्स भी आपको आगे आएगा, किसमें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, बीआरएस में आएगा। अच्छा, रिसीविंग पेमेंट, आपने पेमेंट रिसीव की अकाउंट रिसीवेबल से, या तो डेटर से या किसी भी आर तरीके से। अच्छा, इसमें क्या होगा, इंक्रीज एसेट पहले हम देखेंगे इक्वेशन पर, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। आपने जब पेमेंट रिसीव की, आपके पास कैश आया मिसाल के तौर पर 1000 प्लस आया, यस यस, और उसके बाद आपका एसेट मिसाल के तौर पर डेटर था, वो लेस हो गया 1000। तो क्या है, एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज। तो कहां पर है, इंक्रीज एसेट डिक्रीज एसेट, फिलहाल तो ये सही लग रहा है। इंक्रीज एसेट डिक्रीज लायबिलिटी सही नहीं है। इंक्रीज एसेट इंक्रीज कैपिटल सही नहीं है। इंक्रीज एसेट इंक्रीज कैश, देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। इंक्रीज एसेट इंक्रीज कैश, चलो मान लिया इंक्रीज कैश मान लिया, लेकिन दूसरा क्या रहा है, इंक्रीज एसेट। कैश के बाद जो दूसरा एसेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसलिए सही आंसर क्या है, पहला वाला सही आंसर है। व्यू सॉल्यूशन, ये है पहला वाला सही आंसर। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड विल, ठीक है, क्योंकि बिजनेस कभी प्रोडक्ट देता है कभी सर्विस देता है। सर्विस हम कहते हैं कि प्रोडक्ट को हम डिलीवर करते हैं और सर्विस को हम रेंडर करते हैं, ठीक है। दीज आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड, एक्यूरेट टर्म्स। तो फिलहाल हम एक मिनट, फिलहाल हम अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर लिखेंगे, ए इज इक्वल सी प्लस एल, ठीक है। आपने सर्विस रेंडर की, आपने सर्विस रेंडर की। अगर आपको सर्विस से कंफ्यूजन होता है, आप सर्विस को एज ए स्टॉक लीजिए फिलहाल समझ जाने के लिए। आपके पास स्टॉक है, तो स्टॉक आपका निकल गया -1000, है ना। आपने अपना स्टॉक बेचा 1000 या सर्विस दे दी, आपके पास कोई ऑर्डर आया वगैरह उस तरीके से। अच्छा, स्टॉक अगर रेस्टोरेंट है तभी मैं रेस्टोरेंट की ऑर्डर की बात कर रहा हूं। अच्छा, और जब आपने सर्विस रेंडर की, फिर आपने कैश किया रिसीव, कैश किया रिसीव, कितना 1000 रुपीज मिसाल के तौर पर। मतलब क्या है, फिर से एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज। तो यहां पर क्या है, इंक्रीज कैश एंड लायबिलिटी नहीं लग रहा है सही। इंक्रीज इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं लग रहा है। इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स एंड कैश नहीं लग रहा है। इंक्रीज कैश एंड इक्विटी, एक मिनट, इंक्रीज कैश एंड इक्विटी, मैं कंफ्यूज होगा ना खुद भी। इसमें हमने फोर्थ वाला ही ऑप्शन सही किया होगा, कैश रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड विल। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन पूछने में, लेकिन इसमें आएगा यहां पर, इसको फिर कैपिटल में इसको ऐड हो जाएगा एज एन इनकम, ठीक है, ठीक है। देखो इसको इस हिसाब से, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में और भी क्लैरिफिकेशन देनी थी क्वेश्चन पूछते वक्त, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में कंसीडर किया गया है कि ये सर्विस है, ये क्या है, सर्विस है। हमें सर्विस का यहां पर नाम लिखना था, किसी फलानी सर्विस को हमने रेंडर किया तो वहां पर फिर हमें इतना कैश मिला वगैरह, वो हमें देखना था। लेकिन अच्छा, इसको कितने बच्चों ने सर्विस ठीक किया है, 68% बच्चों ने इसको ठीक किया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इट इज काइंड ऑफ एन इनकम, इट इज काइंड ऑफ एन इनकम। आपके पास कोई इनकम आई, मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल दीजिए, ओके ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल यू आर अ नेटवर्क कंपनी, यू आर अ नेटवर्क कंपनी, तो कस्टमर बिल पे करता है। कस्टमर क्या करता है, पेज बिल ऑफिस मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर, इस हिसाब से। तो इन्होंने कंसिडर किया है कि कैश आ गया और इनकम आ गई, ठीक है। तो कैश 1000 आया, उससे इनकम भी फिर हमें इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इनकम से क्या इंक्रीज होता है, इक्विटी, इक्विटी इज कैपिटल,
इसका सही आंसर हमने क्या लिखा है, यही है। देखिए, इंक्रीज कैश एंड इक्विटी, एक मिनट, इंक्रीज कैश एंड इक्विटी। चलो इस क्वेश्चन को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सर्विस की बात की जा रही है, क्योंकि सर्विस का कोई स्टॉक हमारे पास नहीं रहता है, ठीक है। सर्विस इज लाइक एन इनटैंजिबल थिंग, इनटैंजिबल थिंग। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें डायरेक्टली इनकम आ जाती है, लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं है कि ये सारा का सारा रेवेन्यू है क्या है। फिलहाल ये रेवेन्यू मान लीजिए आप कि ये रेवेन्यू आया या इनकम आया, तो कैश आया, इनकम आया, तो कैश से एसेट इंक्रीज होगा, तो इनकम से क्या होगा, इक्विटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ओके, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस, डेप्रिसिएशन से क्या डिक्रीज हो जाता है, लाइबिलिटी, कैश, बैंक, कैपिटल। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन पर मैंने इस एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस पूछे। तो एक्सपेंस से क्या हो जाता है बेटा, एक्सपेंस जो है, अगर ये मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन इन अमाउंट 1000 था, तो ये माइनस डेप्रिसिएशन यहां पर कैपिटल को होगा, है ना। तो किसको डिक्रीज करेगा, लाइबिलिटीज को नहीं, कैश को, ये तो नॉन कैश है। बैंक को, बैंक को क्या करेगा, ये कैपिटल को डिक्रीज करेगा। सही आंसर इज द कैपिटल। 81% आंसर करेक्टली, ठीक है। तो ये फिर सही है, इसको फिर डिस्कस नहीं करना था। ये बाकी उन बच्चों ने गलत किया होगा जो भी लाइव क्लास में नहीं आ रहे या अभी रिकॉर्डेड क्लासेस में है, अभी तक उन्होंने यहां तक पूरा नहीं पढ़ा है, अभी वो पीछे ही है, बस एग्जाम दिया, उन बच्चों ने किया होगा। ओके, अच्छा, तो इसको 43% आंसर्ड करेक्टली इस क्वेश्चन को, मतलब ये भी बहुत गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में बच्चों को, मतलब 57 अगेन आंसर्ड इनकरेक्टली इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज इज इक्विटी, प्रॉफिट, लॉस, अकाउंट्स पेबल। हमारे बंदे ने लॉस लिखा है ठीक है। तो देखो कहा जा रहा है हमारी ये इक्वेशन से, फिर से एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमारी इक्वेशन, फिर क्या रहा है एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एल को इधर लाया ना, इज इक्वल टू, आपका आंसर मिल गया। इसका सही आंसर है कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज इज कैपिटल। तो कैपिटल को ढूंढते हैं कहां पे, प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, ये भी नहीं है, इक्विटी को हम कैपिटल कहते हैं, है ना। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, इक्विटी। तो सही आंसर ए पार्ट है। ये क्यों आपने गलत किया, ये तो नाइंसाफी है। ठीक है, हाँ, a person who owes money to a business is known as, 87% ने करेक्ट किया है, उसको डेटर कहते हैं, है ना। ये ठीक है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। एसेट्स, अच्छा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स, ये किसके बराबर है, 0 1 2 3, 93% ने ठीक किया है। फिर मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, ये तो 0 है, क्योंकि ये पता ही आपको A इज इक्वल टू एल प्लस सी प्लस एल। तो जब C को इधर लाएंगे वो किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड से लाएंगे, फिर तो वो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी खुशकिस्मती, आपको मिल रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पनीड बाय, ठीक है। तो एक, अच्छा ये भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एंड इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पनीड बाय, 62% ने सही किया है, ठीक है। देखो A इज इक्वल सी प्लस एल, ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर किसी एसेट में इंक्रीज हो गया, मिसाल के तौर पर 1000, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन अनदर एसेट। ये कह रहा है कि एक सिचुएशन के दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। इज इट पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है।
मिसाल के तौर पर फिर से वही ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, एक एसेट इंक्रीज, दूसरा एसेट डिक्रीज, डिक्रीज इन अनदर एसेट। ये तो फिलहाल लग रहा है ना सही है, ये फिलहाल सही लग रहा है। अच्छा, इंक्रीज इन ए लाइबिलिटी, ये कह रहा है दूसरा मतलब सिनेरियो, अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इससे लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? कैसे? एग्जाम्पल, वो भी हो सकता है, या हम कहेंगे कि परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक आ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया, ठीक है ना, स्टॉक आ गया क्रेडिटर भी बढ़ गया, ये भी फिलहाल सही है। इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है कि अगर एक एसेट इंक्रीज हुआ तो कैपिटल भी इंक्रीज हो सकता है इससे। मिसाल के तौर पर डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ स्टार्ट बिजनेस विद कैश, वो तो सबसे आसान है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो एसेट भी आ गया, कैश आ गया और कैपिटल भी आ गई, इनकम से भी वही असर पड़ जाता है। तो फिर क्या लग रहा है? ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ओके, डेबिट मींस, ये डेबिट का आपको बड़ा ही बुखार था ना, ये डेबिट क्या है, तो आपको इसलिए पूछा गया। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, सही क्या है? देखो डेबिट का मतलब है इंक्रीज इन एसेट, इसका आंसर सही यही है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने ठीक है, 68% ने। इंक्रीज इन लायबिलिटी, कहीं इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये कभी डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो रूल है ना, AECLR, प्लस इज डेबिट माइनस इज क्रेडिट, माइनस इज डेबिट प्लस इज क्रेडिट। तो इस हिसाब से एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, फिलहाल ये सही लग रहा है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट, तो मतलब ये सही नहीं है। इंक्रीज इन कैपिटल, जब कैपिटल इंक्रीज होगी वो भी क्रेडिट होगी, है ना, ये भी सही नहीं है। डिक्रीज इन एसेट, तो एसेट डिक्रीज होगा वो भी क्रेडिट होगा, इसलिए सही आंसर क्या है? इंक्रीज इन एसेट। आज कुछ यार आओ दोस्तों, पेपर ही तो सी आज मजेदार। ओके, एंड इंक्रीज, अभी 17 क्वेश्चन ही है, मतलब 17 क्वेश्चन है, अभी बहुत बाकी है। एंड इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, इनमें से किस वाले अकाउंट में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में, इन वाले अकाउंट में जब ये इंक्रीज होंगे तो कौन इनमें क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से क्रेडिट पर क्वेश्चंस शुरू हो गए, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो रूल हमें पता ही है। AECLR, प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। ओके, रेंट रिसीव्ड, ये इनकम है, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है, हमें डेबिट का देखना है ना। कैपिटल, हमें इंक्रीज ही देखना है, इंक्रीज होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटी है ना, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बिल्डिंग, ये क्या है? एसेट, इंक्रीज होगा तो सही आंसर क्या है? बिल्डिंग अकाउंट, है ना, सही आंसर इज बिल्डिंग अकाउंट। 43% आंसर करेक्टली। डेबिट एंड क्रेडिट में भी गलत है, ये तो शर्मिंदगी की बात है, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको क्वेश्चन की वर्डिंग से शायद कंफ्यूजन हुआ है कि इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। मैंने बार बार कहा डेबिट मीन्स डेबिट साइड से रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट मीन्स क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होगा। सिंपली देखना था डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, है ना। चले ठीक है। और अच्छा, डेबिट वर्ड कम्स अप्लाइज टू,
93% करेक्टली। तो ये इसको क्या आएगा, रियल अकाउंट। सॉल्यूशन भी है रियल अकाउंट ही, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्स विथ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग का किसके साथ ताल्लुक है? एनालाइजिंग स्टेटमेंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स। ऑडिटिंग द बुक्स है ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स, तो सही क्या है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसका सही है, तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि बुक कीपिंग का स्कोप यहीं तक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसकी एनालिसिस करना, ये अकाउंटिंग का स्कोप है। ओके, यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी थी जो आपको काम आएगी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या बार बार ये अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में सुन रहे हो, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो ये क्या है, इसमें क्या किस बारे में पूछा गया है। ये आपको जनाब आली HDFC बैंक के बारे में पूछा गया है ना। कॉरपोरेशन से ही पता चल जाता है, अगर आपको पता भी नहीं है कि ये बैंक है, कॉरपोरेशन से ही पता चल जाता है कि ये कंपनी है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है? ये किसकी एग्जांपल है? नॉमिनल अकाउंट की, रियल अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट की, इम्पर्सनल अकाउंट की? बताइए। ये तो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ, सॉरी ये आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, हमें उसे नहीं है गर्ज, हमें गर्ज है कि पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर ये भी आपको पता चला कि फुल फॉर्म ऑफ HDFC क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कभी कभार जीके में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, विच रूल इज एप्लीकेबल? हाई हाई, मुझे इससे तकलीफ होती है। 37% आंसर करेक्टली, लेकिन ये भी खुशी हो रही है कि फिर भी 37% ने तो आंसर करेक्टली किया है, ठीक है। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स है जो इसको सही कर रहे हैं। हमारे पास जो लाइव होते हैं वो भी इतने ही होते हैं, 8-9 बच्चे हमारे 40-45 स्टूडेंट्स में लाइव होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो लाइव होते हैं बच्चे, कम से कम उन्हें सही किया है। 37% आंसर करेक्टली। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, विच रूल इज एप्लीकेबल? इसमें कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? तो हम इस एंट्री को लिखेंगे, इसमें आएगा परचेजेस अकाउंट। हालांकि ये जनरल एंट्री से रिलेटेड नहीं है, टू कैश अकाउंट। यहां से हमें पता चल रहा है ऑप्शन से इसने गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया है ना। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला है ना। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसमें क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल वाला, ठीक है। तो कहां है ये छुपा हुआ? डेबिट वार्ड का मशीन, ये तो नहीं आएगा क्योंकि डेबिट एक्सपेंस और लॉसेस। डेबिट वार्ड का मशीन, ये भी नहीं होगा। डेबिट वार्ड का मशीन, ये भी नहीं होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा सही आंसर है। अगर आपने डेबिट को ही पहचान लिया होता, ऐसे आपने 2 सेकंड में आंसर दिया होता। चलिए कोई बात नहीं। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डैश फॉर बिजनेस। जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए डैश है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज फॉर बिजनेस, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट पर गौर किया जाए फैसल साहब, ठीक है। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी। फिलहाल एसेट और लायबिलिटी तो नहीं है। अब इनकम है कि एक्सपेंस है? दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस, दिस इज नॉट एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ठीक है। अब यहां पर फैसल साहब का कंफ्यूजन था, सर हम जब इक्वेशन करते हैं तो वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इसको ऐड भी करते हैं और इसी को क्या करते हैं? लेस करते हैं। लेकिन मैंने आपको परसों कहा, उस वक्त कहा था जब हमने ये पढ़ा, ऐड और लेस करना ये आप याद रख सकते हो रट्टा, या एक एज अ टिप
एग्जाम टिप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग उसको अकाउंट इक्वेशन पर क्या होता है, वो ऐड भी होते हैं लेस भी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे जब देखोगे आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ऐड क्यों हो गया, बिकॉज इट इज एन इनकम, है ना। लेस क्यों हो गया, लेस इसलिए होगा कैपिटल डिक्रीज हो गई, ये एक्सपेंस नहीं है। कैपिटल क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमें इनकम पकड़नी है, हम ओनर को कहते हैं, ये कौन देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओनर देता है। हम ओनर को कहते हैं हाँ जी जनाब ओनर साहब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दीजिए, वो कहता है कि मेरी कैपिटल से लेस कर देना, है ना। तो बिजनेस के लिए ये ओरिजिनली बेसिकली इनकम है। ठीक है, फिर हम कैपिटल से लेस क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये ओनर से लेते हैं, समझ आई बात। असल में इनकम है फॉर द बिजनेस। पार्टनरशिप में भी, ये तो पार्टनरशिप में ही ऐसा होता है, जो पार्टनरशिप में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ही ऐसा होता है। ओके, इसके बाद मेनली ये इनकम ही। यहां पर किसी को कुछ फरमाना है, ऊपर से मैंने इसको क्लीन भी किया। जी बेटा इशरत, इफेक्ट क्या रहता है इनका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसमें मुझे भी काम किया बहुत ज्यादा, ये मुझे गलत हो ही हो रहा था। किस पर क्या इफेक्ट रहता है, मतलब क्या किस पर? नेट इफेक्ट दोनों का, जब हम ये कहते हैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, नेट इफेक्ट रहता है तो जीरो, नेट इफेक्ट जीरो। ऑलवेज। और कैसे बनता है इनकम या एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और एक्सपेंस फॉर द ऑनर के। मैंने चले चले, थैंक यू बेटा, मुझे आपकी बात समझ आ गई, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गई आपकी बात। मैंने ये उस दिन भी कहा था, शायद इरशाद साहब ने, कि किसी ने फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, आप देखना अकाउंटिंग इक्वेशन के उन वाले नोट्स में मैंने लास्ट में बताया था, इफेक्ट जरूरी पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट्स पर, इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट्स पर। ठीक है, इसका इफेक्ट प्रॉफिट्स पर पड़ता है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि अब एग्जाम में समझाने की जरूरत है, चलो फिर भी मैं अब बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैंने तब भी कहा था आपके पास दो सिनेरियो है, या केस हम कहेंगे, वी हैव केस फर्स्ट एंड वी हैव केस सेकेंड। मान लीजिए हमने, हमारा जो प्रॉफिट था इसमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, ये था हमारा बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये था हमारा मिसाल के तौर पर 9,000, ये क्या था 9,000। अब जब हम, ये पहला पॉइंट है, अब जब हम, किसी को कुछ कहना है? जी रईस साहब, नहीं रईस साहब को नहीं कहना। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पकड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पकड़ते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, अब हमने इसको पकड़ लिया, ये हमारी इनकम है ना, इनकम फॉर द बिजनेस, इसको हमने पकड़ लिया 1,000। भाई टोटल प्रॉफिट कितना होता है, थर्ड वन हम कहेंगे कि टोटल प्रॉफिट, और हम समझाने के लिए कह रहे हैं आपको, वो कितना बन गया 10,000। इस केस में जो हम कहेंगे कि पार्टनर की, ये पार्टनरशिप में ज्यादा होता है, पार्टनर की कैपिटल पहले थी मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, अब ड्राइंग्स उसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, वो कितना है 1,000, तो बचा कितना, ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि पार्टनर ने ये दिया ना, हमने कहां से लाया, पार्टनर से, पार्टनर की कैपिटल से लेस किया, यहां पर हमने प्रॉफिट को ऐड किया, ठीक है, तो कितना मिला हमें टोटल प्रॉफिट 10,000। अब यहां पर भी मान लीजिए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितनी है 1,00,000 रुपया मिसाल के तौर पर, और यहां पर
प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है या पीयर जो है, ये अगेन है विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, विदाउट WID, विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, वो है मान लीजिए फिर से आपका 10,000। ठीक है, या हम कहेंगे 9,000 ही, 1 मिनट, 9,000, इसको हम 9,000 ही कहेंगे। हाँ, 9,000। टोटल प्रॉफिट कितना है? 9,000, क्योंकि इस वाले में हम प्रॉफिट नहीं देते, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देते। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इस वाले में? 9,000। कैपिटल कितनी थी? 1 लाख, मतलब कैपिटल से कुछ कम नहीं हुआ। लेकिन फाइनली क्या हो जाता है, ये प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा? तो कैपिटल कितना बन जाएगा टोटल? 1,10,000। समझ आई बात? और इसमें ये 10,000 का टोटल प्रॉफिट है ना? ये 10,000 का 1,09,000, सॉरी 1,09,000, और ये 10,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा इस कैपिटल में। यहां पर कैपिटल कितनी बन गई? 1,10,000। लेकिन फर्क क्या है? इधर भी कैपिटल उतनी ही है, इधर भी कैपिटल उतनी है। फर्क कहां पे है? फर्क प्रॉफिट में है। यहां प्रॉफिट 10,000 है, यहां प्रॉफिट 9,000 है। आप कहेंगे इसका क्या फायदा? इसका फायदा है पार्टनरशिप में, जब 2 पार्टनर्स होंगे, क्योंकि प्रॉफिट हर किसी पार्टनर में बांटने हैं। ठीक है, जब यहां पर आपका प्रॉफिट 9,000 है, तो मतलब हर किसी पार्टनर को, अगर 2 पार्टनर है मिसाल के तौर पर, वो हाफ प्रॉफिट लेते हैं। एक को 4,500 मिलेगा, दूसरे को 4,500 मिलेगा। लेकिन इस वाले में कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। समझ आई बात? तो पार्टनरशिप में इसका जो है, इसकी एप्लीकेशन है, इसका इफेक्ट है। इसका सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका इफेक्ट 0 रहता है। समझ आई बात? आई होप इट इज क्लियर। इससे तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्क इतनी है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट का फर्क फिर पार्टनर को उसका फायदा मिल जाता है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा। फिलहाल ये हमें क्लियर करना है। ओके, तो ये वाला हमने देखा, ये इनकम है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, एक्रूड एक्सपेंस। यहां पर मैंने कंफ्यूज किया था थोड़ा सा वर्ड से, तो लेकिन आप नहीं हुए हैं, आपने 62% ने सही किया है। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। दिस इज प्रीपेड, सॉरी, हाँ, दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? शायद मैंने इसका आंसर भी गलत दिया है। नहीं, ठीक है, ये बिजनेस के लिए क्या है बताइए? लाइबिलिटी है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। एसेट नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग है। तो दिस इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो आंसर इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, है ना? एक्रूड वर्ड से मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। एक्रूड का मतलब है एक्सपेंस आप पर लाजिम हो गया, लेकिन अभी आपने वो एक्सपेंस नहीं दिया। एक्रूड इनकम का मतलब यही होता है, आप पर इनकम लाजिम हो गई, लेकिन अभी आपने इनकम को हासिल नहीं किया, उसका कैश नहीं लिया, उसका बैंक अमाउंट नहीं लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल इज। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अभी हमने कहा ना अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब है? डेटर प्लस BR। तो ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, या कैन बी कैटेगराइज्ड इन एनी ऑफ द अबव। ये कुछ भी है। ठीक है, अच्छा कशीर पढ़ने टमाटर हर कुछ रहा ना। अच्छा, ये पर्सनल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल इज पर्सनल छा, रियल छा, नॉमिनल छा? अकाउंट रिसीवेबल इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसमें एक तो डेटर्स आते हैं प्लस BR। ये डेटर्स तो नेचुरल पर्सनल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल भी, है ना? और ये BR क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। सही आंसर यही आएगा। नेक्स्ट वन इज, ओके, you received rupees 5,000 from a debtor. What is the correct entry?
डेबिट द डेटर क्रेडिट कैश कम्स इन। देखो आपने जब 5000 रुपीज पकड़ लिए, एंट्री इसकी ये है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डेटर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्यों है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, और इसका क्रेडिट द गिवर। अच्छा, डेबिट द डेटर नहीं, डेबिट से ही पता चल जाता है ना। डेबिट कैश कम्स इन, फिलहाल तो ठीक लग रहा है। क्रेडिट द डेटर, फिलहाल तो सही लग रहा है, फिलहाल हमें लग रहा है सही। डेबिट द डेटर क्रेडिट द गिवर, गलत, डेबिट तो डेटर को नहीं आएगा। डेबिट बिजनेस, ये भी नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या है, डेबिट द डेटर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द, डेबिट कैश कम्स इन क्रेडिट द डेटर। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, हमने कोई रूल चेंज किया, हमने कहा कि कैश कम्स इन, यहां पर कैश ही आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल किसको कहते हैं, यही पर्सनल रियल नॉमिनल वाले के जो रूल्स है ना। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कम्स इन गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये फिलहाल लग रहा है सही है ना। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये फिलहाल लग रहा है सही है। डेबिट द एसेट इंक्रीज क्रेडिट द कैपिटल इंक्रीज, ये तो नहीं है गोल्डन रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट द गिवर, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द गिवर, ये भी फिलहाल सही है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्वेश्चन क्या है, ओ ये नॉट है अच्छा नॉट है, सॉरी मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। देखो क्वेश्चन के ना पढ़ने से फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर सही ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल्डन रूल। ये भी गोल्डन रूल है, ये भी गोल्डन रूल है, ये भी गोल्डन रूल है ना। क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट द गिवर, ये भी गोल्डन रूल के हिसाब से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। डेबिट द एसेट इंक्रीज क्रेडिट द कैपिटल इंक्रीज, ये इंक्रीज डिक्रीज किसमें होता है, मॉडर्न रूल में। तो सही आंसर ये है, 25 आंसर कर ने करेक्टली हाँ उस पढ़ चुका है भाषण की, डेबिट वर्ड के मुझे क्रेडिट वर्ड गोज आउट वैसे ही होना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन के सेंस से फिर देखना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, वो यही है। देखिए सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ओके। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर पर्सनल अकाउंट, इसमें से पर्सनल अकाउंट कौन सा है, ये तो 60% ने सही किया है। अच्छा, बैंक ओडी फिलहाल लग रहा है कि है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सॉरी ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है ना। रेंट ये तो एक्सपेंस है, ये तो पर्सनल है, ये नॉमिनल है। सेल्स इट इज अगेन नॉमिनल, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो बैंक ओडी लग रहा है सही ऑप्शन है। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं, बैंक ओडी इज द करेक्ट आंसर, ओके। एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट की क्लासिफिकेशन 68% ने सही किया। मुझे लग रहा था कि ये बहुत लोगों को गलत हो जाएगा, लेकिन आपने अच्छा किया। अच्छा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स को क्या क्या क्लासिफिकेशन दी गई है, देखो। अकाउंट्स एक्सपेंसेस कैपिटल रेवेन्यू, इसमें एक चीज मिसिंग है, कौन सी, लाइबिलिटी इसमें मिसिंग है, इसलिए ये नहीं है ना। हमने वहां पर लिखा है AECLR, ये तो याद रखें। एसेट्स एक्सपेंसेस कैपिटल रियल, रियल ने इसको खराब कर दिया, ठीक है, ये भी नहीं है। एसेट्स एक्सपेंसेस कैपिटल रियल नॉमिनल ने फिलहाल इसको फिर से खराब कर दिया, है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहनी है ना हमें, नन ऑफ दीज सही आएगा, नन ऑफ दीज सही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ओह 6% आंसर करेक्टली,
अ डेबिट इन पर्टिकुलर अकाउंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय, किसी अकाउंट में अगर डेबिट हो, इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा? हमने कहा है ईदर डेबिट और क्रेडिट इन एनी ऑफ द अकाउंट। तो अगर फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट इफेक्ट, इस एंट्री का नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा? ये जरूरी है कि नेक्स्ट क्रेडिट होगा। एवरी डेबिट इज फॉलोड बाय, इसका मतलब ये गलत है क्योंकि इसमें डेबिट भी कहा है, ईदर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट के बाद जरूरी क्या आएगा? क्रेडिट। तो मतलब ये नहीं है इसका आंसर। क्रेडिट इन अदर अकाउंट, ये कह रहा है कि किसी और अकाउंट में क्रेडिट आएगा। हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट टू, मिसाल के तौर पर डेटर्स अकाउंट, सॉरी टू क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ डेटर्स अकाउंट, डेटर ने हमें दे दिया टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। फिलहाल तो लग रहा है सही है, किसी और अकाउंट में, ये कैश में हुआ, वो डेटर में हुआ क्रेडिट, फिलहाल तो सही लग रहा है। क्रेडिट इन सेम अकाउंट, क्रेडिट इन सेम अकाउंट, क्या इसी अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है? जिस अकाउंट में डेबिट हो, क्या उसी अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है? हाँ, इसकी एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल? कैश आया, कैश गया कंट्रा एंट्री है ना हमारे पास, वो कैश से बैंक निकलता है, बैंक से कैश। फिलहाल ये तो पॉसिबल नहीं है, क्रेडिट सेम अकाउंट में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट इन ईदर अकाउंट, ईदर बीआरसी, बीआरसी में क्रेडिट होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से इसका आंसर मैंने गलत दिया है, तभी तो है यस, क्रेडिट इन सेम अकाउंट, ये आंसर दिया हमने इसका। हाँ, लेकिन मैंने दिया है क्रेडिट इन सेम अकाउंट, ये गलत आंसर है। इसका आंसर ये आएगा क्रेडिट इन अदर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट इन अदर अकाउंट। मैं इसका आंसर पहले चेंज करता हूं, आप घबराए नहीं, एक मिनट। टेस्ट पोर्टल में जाता हूं, ये कौन सा क्वेश्चन था? 29, क्रेडिट इन अदर अकाउंट इसमें आएगा। ठीक है, सेव किया। अच्छा, आप कह रहे थे वो सॉल्यूशन वाला, हाँ इनेबल सॉल्यूशन, आपको अब मिल जाएगा सॉल्यूशन, वो भी इधर सेटिंग हमने चेंज कर दी। इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें आ जाएगा। ना नहीं सुन सो वही बात तो इस्तो तसन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 अभी भी 6% दिखा रहा है। सोल्यूशन क्या है? अभी भी सोल्यूशन यही दिखा रहा है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्रेडिट अदर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेम अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है कभी? परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल अलाउइंग डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी द डाइजेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। तो जब हम डेप्रिसिएशन देते हैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो इसकी एंट्री हमने कल भी पढ़ी थी, क्योंकि रूल ऑफ डेबिट से रिलेटेड है, जर्नल से भी रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब डेबिट होगा तो मशीनरी अकाउंट से ये काटा जाएगा, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो मशीनरी में क्रेडिट हो जाएगा। कैश तो नहीं होगा क्योंकि ये नॉन कैश है। स्टॉक तो नहीं होगा, स्टॉक से क्या लेना। नॉन कैश भी ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं होता है, नॉन कैश अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट इसका सही आंसर है। ये भी 75% लोगों ने सही किया है। चलो, आई हैव टुडे प्रूव्ड दैट आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, क्योंकि मुझे भी गलती होगी, है ना, ठीक है। टू अर्न इज अ ह्यूमन।
चले ठीक है, तो ये हमारा आज का एग्ज़ाम था। तो मेरे ख्याल से आज हमें यहीं पर आपसे अलविदा कहना होगा। जी इरशाद साहब। हाँ जी इरशाद साहब कहिए। सर जो आपने 29 क्वेश्चन पूछा था सर एग्जाम में, हाँ जी। इसमें आपने बोल थे कि शायद ये डेबिट साइड हो सकता है कि नहीं। हमने जो कल वो पढ़ा था जनरलाइज, हाँ हमने बोला था उसमें कि अगर डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, हाँ नहीं, हमने क्या था कैश अकाउंट। देखिए इसमें क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अ डेबिट इन पर्टिकुलर अकाउंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय, वो किससे होता है? अगर किसी अकाउंट में डेबिट हो गया, उसको उसको क्या फॉलो करेगा? डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से उसको फॉलो करेगा क्रेडिट। उसको ऑलरेडी ऑलवेज क्रेडिट फॉलो करेगा वो लेकिन उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा कि दूसरे अकाउंट में? वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। दूसरे अकाउंट में। तो यही इसका आंसर है, क्रेडिट इन अदर अकाउंट। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी क्वेश्चन के बारे में? अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में, फिर से वो क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी क्या एक्सपीरियंस रही एग्जाम की, आप बता सकते हैं मुझे। जी बेटा। अच्छा, कल फिर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। पहले 10-20 मिनट में हम जर्नल को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अगर अभी भी किसी को किसी एंट्री में कंफ्यूजन हो रहा है तो वो बता सकता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में जर्नल की वो एंट्रीज की थी जिसमें वो बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, मैं आपको बता दूं उस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा यही डेबिट और क्रेडिट आपको आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट का क्वेश्चन होता है जैसे इसमें आपको आया था। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पर अभी भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो वो पूछ सकता है। हाँ, अपडेट गोस ना अपडेट करो उसमें इंशाल्लाह कि सुगुन सेव हुई तो मिशन पाई हुई। 1 मिनट मैं देखता हूँ फिर से अकाउंटेंसी डेबिट एंड क्रेडिट। 1 मिनट। गो टू डैशबोर्ड। मेमो को सेव ही नहीं शायद। हाँ, इसको सेव करना था, मैंने नहीं किया। हाँ, अचुन सेव ही गोमुत अचुन सुई। देखो अब सेव हो गया। इसके बाद सेव एंड पब्लिश भी करना है। अच्छा, अब होगी इसमें चेंजेस, और एडवांस सेटिंग में हमने इनेबल सॉल्यूशन किया। तो ये भी सेव हो गया। अब आ जाएगा आपके इसमें, देखिए ज़रा अब आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया ना? कहीं थे क्रेडिट इन सेम अकाउंट, फिर से दिखा रहा है शायद। वैसे पब्लिश तो हो गया मेरे ख्याल से। नहीं, ये भी दिखा रहे हैं। क्रेडिट इन सेम अकाउंट अभी भी दिखा रहा है। अच्छा, इस में पब्लिश मत करूँ पता। अच्छा, 1 मिनट में पब्लिश करता हूँ। सक्सेसफुली पब्लिश्ड क्वेश्चंस। और क्या दिखा रहा है? 1 मिनट 29 देखूंगा। हाँ, हो गया 62% आंसर करेक्टली। अभी 6% आ रहा था। चले, अगर किसी बच्चे को फिर से एक बार मैं कहता हूँ कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, वो बता सकता है। अगर वो नहीं है तो कम से कम फीडबैक ही दीजिए, कैसा लगा आपको एग्ज़ाम, कैसी थी एग्ज़ाम की लेवल, और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को
गेज किया, एसेस किया। तो चले इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर नए क्लास में कल हम लेजर भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अभी आसान से टॉपिक्स है। देखो आपको जर्नल में एक ही दिन में आपने कंप्लीट किया, अभी आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको टाइम लगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में टाइम लगा, क्योंकि वो बेसिक्स है। बाकी जो एप्लीकेशन है, जो फंडामेंटल्स की एप्लीकेशन है, उसमें कम टाइम लगेगा। लेजर में भी बस 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर्स। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आएगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। तो इसके हिसाब से इसी के साथ आपका 11th की अकाउंटेंसी जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर हम कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं 11th की अकाउंटेंसी में, जैसे BRS है वो हम करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी तरीके से हमारा है वोचिंग है, वो चीज़ है। सिंगल एंट्री भी है वो, हाँ वो अलग से है, सिंगल एंट्री भी है। चले, अल्लाह आपका हामी और नासिर।